इस देश में, इस बिहार में 65% आरक्षण लड़ करके, झगड़ा करके तेजस्वी यादव ने लागू कराया। 65% आरक्षण। अब जरा बताइए कि 65% आरक्षण लागू हुआ था तो इसमें 65% आबादी जो बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित, महादलित समाज के लोग नौकरी में जाते, उन लोगों की नौकरी अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लड़का नौकरी कर लेगा, इसके नाम के आगे यादव लगा है, इसके नाम के आगे पासवान लगा है, इसके नाम के आगे मलिक लगा है, इसके नाम के आगे प्रसाद लगा है, इसके नाम के आगे पासवान लगा है, इसके नाम के आगे राम लगा है, इसके नाम के आगे मांझी लगा है, इसके नाम के आगे मुसहर लगा है, इसके नाम के आगे भुइयां लगा है, इसके नाम के आगे तेली लगा है, तो ये आदमी कल के समय में अपने समाज के लोगों में आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो ये और लोगों को आगे करने की कोशिश, अधिकार की बात, हक और अधिकार की बात ही करेगा। इसलिए इसके नाम के आगे में ये नाम लगा हुआ होगा तो इसको नौकरी नहीं देना, इसीलिए इसके आरक्षण को रोक दिया जाए। इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है और इस 90% आबादी में आपको पटना हाई कोर्ट में 10 जज नहीं मिलेगा। 10 जज छोड़ दीजिए, 5 जज इस बहुजन के पिछड़ा जाति से, अति पिछड़ा जाति से, दलित समाज से, महादलित समाज से और आदिवासी समाज से आपको 5 जज नहीं मिलेगा। चाहे मुस्लिम समाज से 5 जज नहीं मिलेगा। पटना हाई कोर्ट लगभग 42 जजों में से हम आपको कह रहे हैं कि 5 जज नहीं मिलेगा। शराबी शराब पिएगा, जब तक जिएगा तब तक पिएगा, चाहे इसके लिए कोई कितना भी जान लगा ले, वो नहीं छोड़ेगा। इस देश में बहुत सारे राज्यों में बहुत पहले से शराब बंद है। क्या वहां सफल शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी सफल है। इस देश में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं है। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए कि कानून व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। आरक्षण की जो दायरा बढ़ाई गई थी, अभी तक उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। उसी पर काउंटर करने के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा काउंटर करने के लिए खड़ा हुए, पर तेजस्वी यादव उनको चुप करा करके बैठा दिए। जिस तरह से बिहार की राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव का कद बढ़ते जा रहा है, आगे क्या होगा, क्या आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव फिर से एक बार करिश्मा करेंगे, इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव हैं। केशव, जिस तरह से बिहार विधानसभा का आप भी चीजें को देख रहे थे, क्या चल रहा था, आप इसे किस रूप से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव बड़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव इसलिए एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि झारखंड में 4 सीट तो जीत लिए, बिहार में 4 उपचुनाव सीट पर हार गए। बिल्कुल। तो अब लग रहा है कि बिहार के जनता में जाना कैसे है और बिहार के जनता को कैसे खबर पहुंचाना है कि भाई हम देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो इसके लिए तेजस्वी यादव बड़ी मुरट्ठा बांध के तेजस्वी यादव लगे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो लोग हैं, इन लोगों से सवाल पूछा जाए, बिहार के हित में सवाल पूछा जाए, बिहार के जनता के लिए पूछा जाए। और वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तो हंसी तो तब आ रहा है कि जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो और 2 डिप्टी सीएम एक तेजस्वी यादव के सामने में बौना बन जा रहे हैं। जब तेजस्वी यादव खड़ा हो रहे हैं तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बैठना पड़ जा रहा है। क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि जान रहा है लोग, पूरा बिहार का जनता जान रहा है कि इस बिहार में शराबबंदी बस कागजों में है, शराबबंदी धरातल पर नहीं है। अगर धरातल पर शराबबंदी है तो हमें जरा बताया जाए, इस बिहार में कहां शराब नहीं मिलता है? इस बिहार में कहां शराब नहीं मिलता है? एक से बड़े एक जो अधिकारी है वे लोगों का स्टेटमेंट रहा है, एक से बड़े एक बिहार के नेता हैं उन लोग का स्टेटमेंट। यहाँ तक जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट रहा है कि जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी देश में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है, उनका स्टेटमेंट रहा है कि अधिकारी लोग भी रात में लेते हैं शराब और जो लेबर क्लास के लोग हैं वो लोग शराब पीबे करते हैं। ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट है। तो भाई शराब धरातल पर कहां बंद है? हम पूछना चाहते हैं इस बिहार के धरती पर जहां भी आप चाहिएगा ना, 15 मिनट के अंदर में आपको शराब मिल जाएगा। लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, तो लोग कहता है हम्मू में, खम्मू में, तम्मू में, सब जगह पर भगवान है। तो उसी तरीके से शराब दिखते नहीं है। भगवान दिखते नहीं है, उसी तरीके से शराब दिखता नहीं है। बस जहां जाइएगा ना वहां आपको शराब मिल जाएगा। अरे हम गांव से आते हैं, आप गांव से आते हैं, आपको पता होगा गांव में जो शराब बेचने वाला लोग है ना, वो कहाँ शराब रखता है पता है आपको? वे लोग जो खाद होता है ना, मवेशी खाद, और जो राख जो फेंका जाता है घर में, जो चूल्हा चौकट होता है, हालांकि अब एलपीजी गैस का जमाना आ गया, लेकिन चूल्हा चौकट वाला जो खाद बहारन होता है लोगों के घर का, वो जहाँ फेंका जाता है ना, उसको अगर
पाँव से हटाता है ना शराब कारोबारी, तो वहाँ उसको पता होता है कि यहाँ पे शराब है, और वो शराब निकाल करके फ्रूटी का बोतल ला करके दे देता है पीने वाले लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट छोड़ देते हैं तनी देर के लिए, आप पटना हाई कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए। 29 अक्टूबर का जजमेंट है। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार में शराबबंदी बस कागजों में है, बिहार में शराबबंदी बुरी तरीके से फेल है, और बिहार में शराबबंदी सिर्फ गरीबों के ऊपर लागू है। बिल्कुल। क्यों भाई, गरीबों के ऊपर में क्यों लागू है? हम पूछना चाहते हैं इस बिहार सरकार में जो बने हुए मंत्री हैं उन लोगों से, और तमाम जो एनडीए घटक के लोग हैं उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि शराब कहाँ बंद है, कहाँ शराब बंद है? अगर शराब बंद है तो बड़े लोग जो बड़े बड़े टैंक लेकर के मंत्री के घर में जो लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े टैंक लेकर के, टैंकर लेकर के 1,000 टन शराब लेकर के बिहार में एंट्री कैसे मार ले रहे हैं? और उन लोगों के पास में हिम्मत है क्या कि कोई भी डीएसपी, कोई भी एसपी जाकर के उनके घरों पर छापेमारी कर ले? कौन है जरा बताया जरा, बिहार में कहां किसी मंत्री के यहाँ ये हो पाया? केशव, एक सवाल होता है ना कि जिस तरह से बिहार सरकार ने कई अहम फैसले लिए शराबबंदी को सफल करने के लिए, चाहे ड्रोन से शराब ढूंढने की व्यवस्था हो, चाहे हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने की व्यवस्था हो, चाहे स्पेशल किस्म का कुत्ता लाने की व्यवस्था हो बिहार में शराब ढूंढने वाला, तो क्या ये बिहार की पैसे की बर्बादी है? एकदम बिहार की पैसे की बर्बादी है। हम कह रहे हैं कि इस पर बैठ करके समीक्षात्मक बैठक होनी चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति को बैठाना चाहिए, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को बैठाना चाहिए, जो विपक्ष में लोग हैं उनको बैठाना चाहिए, जो सामाजिक चिंतन करने वाले लोग हैं उनको बैठाना चाहिए, रिसर्च स्कॉलर को बैठाना चाहिए, आप बिहार के आम जनता गरीब को बैठाना चाहिए, जो शराब बनाने वाले लोग हैं, जो चुआठ दारू बनाते हैं, जो एकदम मतलब गांव में बहुत कम रुपए में जो शराब देते हैं, उन लोग को बैठाना चाहिए। इन सारे लोगों को बैठा करके एक समीक्षात्मक बैठक करनी चाहिए, और उन लोगों के पास जो जो आइडियाज आ रहे हैं उस आइडिया को लेकर के रखना चाहिए एक पटल पर, और उसके बाद पता करना चाहिए कि भाई बिहार में शराब बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस देश में बहुत सारे राज्यों में बहुत पहले से शराब बंद है, क्या वहाँ सफल शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी सफल है। इस देश में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं है। क्यों नहीं सफल है? क्योंकि पता है शराबी शराब पिएगा, जब तक जिएगा तब तक पिएगा। शराबी शराब पिएगा, जब तक जिएगा तब तक पिएगा, चाहे इसके लिए कोई कितना भी जान लगा ले, वो नहीं छोड़ेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उनको पता है कि शराब पीने से लोग मर रहे हैं, उनको पता है कि छोटी पहाड़ी हो नालंदा का, बेतिया का, वो पश्चिमी चंपारण का वो गहरी नौतन हो, चाहे आप गोपालगंज का कोई भी इलाका ले लीजिए, सारण का कोई भी इलाका ले लीजिए, हर जगह पर शराब पीने से लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोगों की मौत हो चुकी है इस बिहार में शराब पीने से। लेकिन क्या लोग शराब पीना छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि गृह कलेश कम होता है, नहीं साहब, गृह कलेश कम हो रहा होगा आपके कहने के अनुसार, लेकिन एक बात यह भी है कि वो गृह कलेश होता है भले पति पत्नी में शराब पीने को लेकर के, लेकिन जब पति जेल चल जाता है ना, तो वहीं पत्नी साहूकार के यहाँ जा करके कर्जा पैसा लेकर के, उधार पैसा लेकर के, 10 रुपये सैकड़ा ब्याज पैसा लेकर के अपने पति को छुड़ाने के लिए 10 बार वो जेल का चक्कर लगाती है, 10 बार वकीलों का पांव पकड़ती है, तब जाकर के उसका पति छूट करके आता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो बड़े कारोबारी हैं शराब बेचने वाले, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? वे लोग तो पटना हाईकोर्ट से हाईकोर्ट का भी टिप्पणी आया था कि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है और छोटे कारोबारियों को छोटे कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े कारोबारी को छोड़ दिया जा रहा है। आपके पास ताकत है, आपके पास में कुव्वत है, तो आप पकड़िए ना छोटे कारोबारी को छोड़ करके बड़े कारोबारी को, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? अच्छा केशव, जिस तरह से शराबबंदी पर तो चर्चा हुई, आरक्षण पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, बिहार में आरक्षण की दायरा बढ़ाई गई है, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया कि आप नहीं बढ़ा सकते आरक्षण क्योंकि आप लोग के पास स्टडी कुछ नहीं है। हालांकि बिहार में जातीय सर्वे हो चुका है। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाया जाता है तो उस समय भी कोई स्टडी नहीं होता है, और अभी जब बहुजनों की आबादी के अनुकूल उनकी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया कि भाई इस पे केस स्टडी होना चाहिए, आपके पास में मजबूत पक्ष नहीं था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ तब ये सवाल जज नहीं पूछा, ये उस समय उसने डिसीजन नहीं दिया, कोई स्टडी की बातें नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो जाएगा तो हमारा बेटा को भी आराम से बनने में दिक्कत ना होगा, हमारा वो दूर का रिश्तेदार समधी का जो बेटा है, हमारा नया बेटा का जो शादी हुआ है उसकी जो पत्नी आई है, तो उसको भी बनने में दिक्कत ना होगा।
इसलिए उसने कभी नहीं सोचा, इसलिए उसने कभी सो कॉज नहीं लगाया। आप जरा बताइए ना, इस देश के अंदर, चाहे हटाइए देश के अंदर की बातें नहीं करते, राजधानी पटना का बात करते हैं, पटना हाई कोर्ट में 43 जजों की बेंच है। 43 जजों में से 42-43 जजों में से कितने ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले हैं, कितने लोग ओबीसी आरक्षण वाले हैं, कितने लोग माइनॉरिटी समाज से आते हैं, कितने लोग पिछड़े जाति के लोग हैं, कितने लोग दलित है, महादलित है, आदिवासी है। जरा एक बार डेटा उठा करके देखिए तो सही। इस देश में 90% आबादी बहुजनों की है, और इस 90% आबादी में आपको पटना हाई कोर्ट में 10 जज नहीं मिलेगा। 10 जज छोड़ दीजिए, 5 जज इस बहुजन के पिछड़ा जाति से, अति पिछड़ा जाति से, दलित समाज से, महादलित समाज से और आदिवासी समाज से आपको 5 जज नहीं मिलेगा। चाहे मुस्लिम समाज से 5 जज नहीं मिलेगा। पटना हाई कोर्ट लगभग 42 जजों में से हम आपको कह रहे हैं कि 5 जज नहीं मिलेगा। आपको अगर आंकड़ा नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, छज्जू बाग में तमाम जो जज हैं उनका आवास अलॉट किया गया है, और जो वीआईपी इलाका है जहां लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की घर है, उसके आसपास में वीआईपी लोग जो जज हैं, इन लोगों का आवास अलॉट किया गया। उनके नाम के आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या टाइटल लगा है और उनकी जाति क्या है, वो कहाँ पे पहले एडीएम रहे हैं, और वो लोग कहाँ कहाँ मतलब कि वो अपना प्रैक्टिस किए हैं। आपको डेटा निकाल करके गूगल करके देखिएगा, आपको नहीं मिलेगा कोई। क्यों भाई? जिस देश में 85% आबादी, 90% आबादी बहुजन की है, उस देश में 90% जजों की आबादी उसी जाति की होनी चाहिए थी। क्यों नहीं है? इस देश में, इस बिहार में 65% आरक्षण लड़ करके, झगड़ा करके तेजस्वी यादव ने लागू कराया। 65% आरक्षण। अब जरा बताइए कि 65% आरक्षण लागू हुआ था तो इसमें 65% आबादी जो बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित, महादलित समाज के लोग नौकरी में जाते, उन लोगों की नौकरी अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लड़का नौकरी कर लेगा, इसके नाम के आगे यादव लगा है, इसके नाम के आगे पासवान लगा है, इसके नाम के आगे मलिक लगा है, इसके नाम के आगे प्रसाद लगा है, इसके नाम के आगे पासवान लगा है, इसके नाम के आगे राम लगा है, इसके नाम के आगे मांझी लगा है, इसके नाम के आगे मुसहर लगा है, इसके नाम के आगे भुइयां लगा है, इसके नाम के आगे तेली लगा है, तो ये आदमी कल के समय में अपने समाज के लोगों में आगे बढ़ जाएगा, और जब आगे बढ़ जाएगा तो ये और लोगों को आगे करने की कोशिश, अधिकार की बात, हक और अधिकार की बात ही करेगा। इसलिए इसके नाम के आगे में ये नाम लगा हुआ होगा तो इसको नौकरी नहीं देना, इसीलिए इसके आरक्षण को रोक दिया जाए। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में सरकार में है, राज्य में भी सरकार में साथ में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में नहीं डलवा पाए आरक्षण की सीमा जो बढ़ाया गया? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर है, कहते हैं अपने आप को, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो 65% आरक्षण लागू हुआ उसको देख करके वो सेकुलर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो एनडीए में है, बिहार में भी साथ में है, तो क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अरे एक इच्छा शक्ति होता है ना जी, मजबूरी होता है और इच्छा शक्ति होता है। हो सकता है नीतीश कुमार के पास में कोई मजबूरी हो, कुर्ता तीर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, उनके आसपास में 4 लोग होते हैं जो बेहद खास है, जो किसी को जाने नहीं देते हैं, मीडिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में बोलते हैं तो क्या क्या बोल देते हैं महिलाओं के ऊपर में, और महिला यात्रा पर निकल रहे हैं 268 करोड़ के बजट लेकर के वो दिसंबर महीना में। आप महिला के बारे में क्या क्या नहीं बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, देश में इनके पास में इतने ज्यादा सांसद हो गए, लेकिन आप जब जाते हैं सदन में तो क्या बोलते हैं? बिहार के सदन में जब इनको मौका मिलता है बोलने का तो ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्दों को आप बोल नहीं सकते हैं। भले लोग कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पे बातें हो रही है, वो सेक्स एजुकेशन नहीं है, वो फ्लॉप है। वो एजुकेशन, उस तरीके के एजुकेशन में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए भाई। आप कहिएगा कि हम आम आवाम तक पहुंचा रहे हैं इस शब्दों को, वैसे नहीं पहुंचाया जाता है। पहुंचाने का भी एक तरीका होता है, और आप कौन होते हैं पहुंचाने वाले जी? और सदन से ये सारी चीजें पहुंचाइएगा। इसके लिए आप एक अब जागरण अभियान चलाइए, किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाइए कि कैसे लोगों के पास में ये जाकर के मैसेज देना है। आप इसको अगर इतना ही आपको पहुंचाने का, सेक्स एजुकेशन आपको इतना ही है तो आप पीएचडी किए होते इसी मामले में, अब बढ़िया से पहुंचाते, डिस्प्ले लगा के पहुंचाइए। फिर जब पहुंचाना ही है तो ये सारी चीजें हैं।
चलिए, तो जिस तरह से आरक्षण पे बवाल मचा हुआ है बिहार में और बिहार में कानून व्यवस्था पर बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है कि आरक्षण की जो दायरा बढ़ाई गई है बिहार में, वो उस पर कोई स्टडी नहीं है। हालांकि जातीय सर्वे बिहार सरकार ने करवा लिया था, पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब दिया जा रहा था तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी नहीं आया था स्टडी को लेकर के। तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के जो रवैये है आरक्षण पर, उस पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत में फेल है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक वायस्ड तरीके से काम कर रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।